अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ट्रांजैक्शंस के बारे में देखा था। वहाँ पर सारी चीज़ें हमने स्टेट्स के बारे में देखा, ट्रांजैक्शंस की क्या क्या स्टेट्स होती हैं और किस तरीके से बेसिकली ट्रांजैक्शन के अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी डेटाबेस के अंदर देख रहे होते हैं। तो उसको हम मज़ीद कंटिन्यू करते हैं। हम कुछ जो है वो चीज़ें यहाँ से शुरू करते हैं कि टू रीजंस फॉर अलाउइंग कंकरेंसी, हम कंकरेंसी किस वजह से अचीव कर रहे होते हैं। देखें, सीरियल हम जो है सीरियली अगर हर चीज़ों को चलाएं, ट्रांजैक्शन वन वन बाय वन ट्रांजैक्शन चलेंगे तो वो बेहतरीन जाएगा, कहीं पे भी आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा। मगर यहाँ पर क्या है कि आपकी जो है कॉन्करेंसी आपने अचीव करनी है, अब वो उस टाइम पे इनकन्सिस्टेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके लिए फिर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इनकन्सिस्टेंसी जो है, अगर आप कॉन्करेंसी भी अचीव करना चाह रहे हैं और कंसिस्टेंसी भी डेटा बेस के अंदर हो तो फिर आपको मज़ीद एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है और आप जो है वो सिंपली चीज़ों को लेके जाना चाह रहे हैं, डेटा भी कंसिस्टेंट हो, करेंसी भी नहीं हो, तो आप जो है उसमें सिंपली आप सीरियली चलें, उसमें आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम करेंसी किस वजह से कर रहे होते हैं डेटाबेसेस के अंदर, तो यहाँ पर कहता है कि दो रीज़न है हमारे पास जिसके लिए हम जो है करेंसी को अलाउ कर सकते हैं। एक सबसे पहले जो है हमारे पास है वो इम्प्रूव थ्रूपुट एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब इम्प्रूव थ्रूपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन से क्या मुराद है कि लेट सपोज अब आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर मैनी स्टेप्स हैं जो कि आपको पता है। अब वहाँ पर क्या हो रहा होता है, कहीं पर रीड हो रहा होता है, कहीं पर आप जो है वो क्या कर रहे होते हैं, राइट कर रहे होते हैं, कहीं पर आपका सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है, कहीं पे आईओ जो है वो कुछ चीज़ें हो रही होती हैं, इनपुट आईओ आउटपुट। तो अब देखें सीपीयू जो है पैरेलली हर सारी चीज़ें जो है सीपीयू और डिस्क जो है कंप्यूटर की, वो सारी चीज़ें पैरेलली काम करें तो हम कंकरेंसी को अचीव करने के लिए वहाँ पे क्या चीज़ें देख रहे होते हैं। सीपीयू अपना काम कर रहा होगा, आईओ जो है इनपुट आईओ एक्टिविटीज जो हो रही होती हैं वो ये पैरेलल चल रही होंगी। उस टाइम पे कोई डेटा अगर आप डिस्क के अंदर रीड कर रहे हो या राइट कर रहे हो तो वो क्या है वो साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे वो सारी चीज़ें हो रही होंगी। तो इससे आप क्या कर रहे हो कि इससे आप जो है अपने सीपीयू की जो है यूटिलाइजेशन है, प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन हो, आपकी स्टोरेज की हो, आई मीन के डिस्क की यूटिलाइजेशन वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन से वही मुराद है कि आप उनको इफेक्टिवली यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा उनसे यूटिलाइजेशन उनसे काम करवाएं। और दूसरा कि आपका जो थ्रूपुट है वो इम्प्रूव हो जाता है या इंक्रीज हो जाता है जब देखें कि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन किसी गिवन टाइम पे आप बेसिकली परफॉर्म कर रहे होते हैं, एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कॉन्करेंसी के थ्रू आपका थ्रूपुट भी जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इससे हम ये जो है इसका ये फ़ायदा है कि कॉन्करेंसी हम अचीव करें। दूसरा हमारे पास है रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम। अब इसमें क्या है, जब हम सीरियली चीज़ों को लेके जा रहे थे ट्रांजैक्शन वन बाय वन, तो लेट सपोज एक छोटी सी ट्रांजैक्शन है जो कि T2 है, हमारे पास T1 एक ट्रांजैक्शन है। अब हमें T2 जो है बाद में चलानी है जब T1 ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए, एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ले। यहाँ पर लेट सपोज अगर ट्रांजैक्शन T2 आपकी बहुत शॉर्ट है मगर T1 जो है आपकी वो बहुत लॉन्ग है, वो अच्छा खासा टाइम ले रही है, तो इससे क्या होगा, छोटी आपकी ट्रांजैक्शन है वो उसका वेट कर रही होगी बड़ी ट्रांजैक्शन का उसको कंप्लीट होने में। तो बजाय हम ट्रांजैक्शन छोटी ट्रांजैक्शन को पहले कंप्लीट कर लें, जिस तरीके से स्केड्यूलिंग मैकेनिज्म ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है। तो फिर हम यहाँ पे जो चीज़ बताना चाह रहे हैं कि भाई यहाँ से जो है जब आप बेसिकली सीरियली चीज़ों को लेके जाएंगे तो वहाँ पे एवरेज रिस्पांस टाइम बढ़ जाता है, इसी वजह से कि क्योंकि वो वहाँ पे बहुत सारी ट्रांजैक्शन को जो है वेट करना पड़ रहा होता है किसी बड़ी ट्रांजैक्शन के लिए। तो यहाँ पे इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम कॉन्करेंसी अचीव कर रहे हैं तो हम रिड्यूस कर रहे हैं एवरेज रेस्पॉन्स टाइम। ठीक है, तो ये हमारे दो फायदे हैं, तभी हम जो कॉन्करेंसी वगैरह अचीव कर रहे होते हैं। अच्छा, जब हम कौन ट्रांजैक्शन को कॉन्करेंटली चला रहे होते हैं तो यहाँ पर
आइसोलेशन जो एसिड की प्रॉपर्टी हमने देखी थी डेटाबेस के अंदर, एसिड प्रॉपर्टी, उसमें आइसोलेशन आता है जो कि वायलेट हो सकती है। अब कैसे देखें, रिजल्टिंग इन डेटाबेस कंसिस्टेंसी बीइंग डिस्ट्रॉयड डिस्पाइट द करेक्टनेस ऑफ ईच इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन। जब आप कंकरेंटली चीज़ें कर रहे हैं, आइसोलेशन में हमने यही चीज़ डिस्कस करी थी कि बेसिकली आपकी जितनी ट्रांजेक्शन चल रही है किसी एक का दूसरे पे अफेक्ट ना हो, ठीक है, उससे इनकन्सिस्टेंसी ना आ जाए। तो देखें आइसोलेशन का कॉन्करेंटली चलाना में भी ट्रांजेक्शन का कुछ पार्ट दूसरी ट्रांजेक्शन के उस डेटा पे डिपेंड कर रहा हो और वो बेसिकली उसको जो है इनकन्सिस्टेंट स्टेट में है अभी ट्रांजेक्शन, तो उससे इंटरफेयर कर रही है एक ट्रांजेक्शन दूसरी ट्रांजेक्शन से। तो कॉन्करेंटली आप जब चला रहे होंगे तो उस टाइम पे ज़रूरत हो कि सेम डेटा को रीड करना पड़े, कोई दूसरी ट्रांजेक्शन भी एक्सेस करे, वो एक्सेस करना चाह रही हो और वो अभी ट्रांजेक्शन वन जो है वो बेसिकली इनकन्सिस्टेंट स्टेट में, तो यहाँ पे बेसिकली ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी वायलेट हो सकती है जब आप ट्रांजेक्शन को कॉन्करेंटली लेना चाह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद कॉन्करेंटली कंट्रोल स्कीम क्या करता है? ये बेसिकली कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन को चलाने के लिए है कि वहाँ पर जब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन हो रही हो, ट्रांजेक्शन रन हो रही हो, एग्जीक्यूट हो रही हो, तो उस टाइम पे कंसिस्टेंसी जो है वो हमारी जो है वो अचीव हो, उस चीज़ को वो इंश्योर कर रहा होता है। वो किसी तरीके से डेटाबेस के अंदर इनकन्सिस्टेंसी ना आ जाए, तो उस बेसिकली उस ये मैकेनिज्म उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है कि मैं इनकन्सिस्टेंसी नहीं लाने दूं डेटाबेस के अंदर। अच्छा, यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्केड्यूल्स के बारे में। अब ट्रांजैक्शन के अंदर यूँ कि हमने डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें हैं कि हम देख रहे होते हैं कि एक ट्रांजैक्शन है, सेट ऑफ ऑपरेशन है, सही है। अब वो किसी सीक्वेंस में बेसिकली चल रहे होते हैं। अब उस सीक्वेंस को आप क्या कर रहे होते हो, वन बाय वन सिस्टम उसको एग्जीक्यूट कर रहा होते हैं और फिर कमिटेड हो गई, ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर स्केड्यूल्स क्या है, उस बेसिकली सीक्वेंस को स्केड्यूल्स हम कहते हैं। अब स्केड्यूल्स के डेटाबेस के अंदर डिफरेंट बहुत सारे टाइप्स हैं, जिसके अंदर स्केड्यूल, सीरियल स्केड्यूल्स, नॉन सीरियल स्केड्यूल, सीरियलाइजेबल मजीद उसमें डिवाइड किया गया, कॉन्फ्लिक्ट व्यू। इसी तरीके से हमारे पास है नॉन सीरियल स्केड्यूल, जिसको रिकवरेबल और नॉन रिकवरेबल में मजीद डिवाइड किया गया, और फिर रिकवर के अंदर कैस्केडिंग और कैस्केडलेस और स्ट्रिक्ट स्केड्यूल्स जो है वो है। तो अब ये बिल्कुल सिंपल हैं, जिसको हम जो वन बाय वन कवर कर लेते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीरियल स्केड्यूल्स की, सीरियल स्केड्यूल्स वो स्केड्यूल्स कहलाते हैं। देखें, ट्रांजैक्शन के अंदर स्केड्यूल होता है कि किस सीक्वेंस में आप उन ऑपरेशंस को लेकर जाना चाह रहे हैं, और ट्रांजैक्शन को जो है बेसिकली आप, अब देखिए यहाँ पे सीरियल स्केड्यूल इज वन इन विच नो ट्रांजैक्शन स्टार्ट्स until a रनिंग ट्रांजैक्शन हैज एंडेड। अब आप किस सीक्वेंस में ट्रांजैक्शंस को चला रहे हो, अब उसमें आप देखें कि सीरियल में सिंपल होता है, जिस तरीके से हम कह रहे हैं एक ट्रांजैक्शन चली, जब तक वो कंप्लीट नहीं होती दूसरी नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये सीरियली चलेंगी, वन बाय वन चलेंगी, और इसमें कहीं पे भी इशू नहीं रहेगा। याद रहे, जब सीरियली ट्रांजैक्शन चल रही होती है डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहता है, इनकंसिस्टेंसी कहीं से भी नहीं आती, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन अपनी जो है वो कंप्लीशन कर रहा होता है। कंप्लीट अगर हो गई तो ठीक है, अगर नहीं भी हो रही है तो वो अनडू हो जाएगी, या उसको जो है हम रिवर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि कोई भी ट्रांजैक्शन तब तक शुरू नहीं होगी जब तक पहली वाली ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट नहीं हो जाती। यहाँ पर अब सीरियल स्केड्यूल में एग्जांपल है कि लेट्स सपोज हमारे पास एक ट्रांजैक्शन ए है जिसने अपनी सारे सेट ऑफ ऑपरेशन चलाए। अब ये सीक्वेंस हम देख रहे हैं, स्केड्यूल वन जो है हमारे पास क्या कह रहा है कि सीरियल जो है स्केड्यूल, इसमें ट्रांजैक्शन वन के सारे ऑपरेशन चले, कमिट हो गए, कंप्लीट हो गई ट्रांजैक्शन, फिर ट्रांजैक्शन टू आपकी ने जो है अपनी एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे क्या है, सीरियल स्केड्यूल इन विच टी वन इज फॉलोड बाई टी टू। तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब देखें यहाँ पे सीरियल स्केड्यूल है और उसका थोड़ा सा ऑर्डर अलग है। दीज स्केड्यूल्स आर आल्सो सीरियल स्केड्यूल्स, और उसके अंदर बेसिकली स्केड्यूल ये सिंपल एक ही स्केड्यूल है जिसके अंदर हमने क्या किया है, टी टू इज फॉलोड बाई टी वन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले
आपका T2 चला, उसने अपनी कंप्लीट करी एग्जीक्यूशन, उसके बाद आपका T1 जो है उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी और वो उसने कमिट करके कंप्लीट कर दी एग्जीक्यूशन। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन। एक ट्रांजैक्शन हो गई, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन, ऐसे आप जो है मुकम्मल करेंगे अपनी इस चीज़ को। तो इसको हम सीरियल स्केड्यूल्स कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ है, एक फॉर्मूला भी कह सकते हैं या टेक्निक कह सकते हैं, फॉर अ सेट ऑफ एन ट्रांजेक्शंस। अब देखें वहाँ पे दो हमारे पास ट्रांजेक्शन थी, जितने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होंगी आपने सीरियल स्केड्यूल मालूम करना है कि कितने सीरियल स्केड्यूल्स बन सकते हैं। तो आप उसका एन फैक्टोरियल ले लेंगे तो आपको डिफरेंट वैलिड सीरियल स्केड्यूल्स मिल जाएंगे। याद रहे, मैं यही बात बार बार कह रहा हूँ कि आपका सीरियल स्केड्यूल वो है जिसके अंदर आपका डेटा, आपकी ट्रांजैक्शन वन बाय वन चल रही होती है, वहीं पर कहीं कोई चांस नहीं है कि इनकंसिस्टेंसी है, ठीक है, वहाँ कंसिस्टेंट ही होता है। अब यहाँ पर हमारे पास टाइप्स हैं स्केड्यूल्स की, जिसके अंदर हमने सीरियल को देखा। नॉन सीरियल जो है वो बेसिकली दूसरी उसकी टाइप है, जो कि मज़ीद हमारे पास जो है वो डिवाइड की गई है। तो हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं। यहाँ पर है, इन द नॉन सीरियल स्केड्यूल the other transaction proceeds without waiting for the previous transaction। देखें पूरा उलट है सीरियल स्केड्यूल से ये, कि यहाँ पर कोई भी दूसरी ट्रांजेक्शन का वेट नहीं कर रही होगी जब तक वो कंप्लीट हो जाए तो दूसरी स्टार्ट हो। वो एक चल रही है, दूसरी ट्रांजेक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी, उसका प्रीवियस किसी ट्रांजेक्शन का जो है वो वेट नहीं करेगी। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ पर अब मजीद हम नॉन सीरियलाइज और सीरियलाइज सीरियल स्केड्यूल और नॉन सीरियल स्केड्यूल के मजीद दरमियान हमें फ़र्क समझ आ गया। उसके बाद हम आते हैं कि नॉन सीरियल स्केड्यूल जो है वो मजीद डिवाइडेड है सीरियलाइजेबल और नॉन सीरियलाइजेबल, और वो फर्दरली मजीद डिवाइडेड हैं। और फिर उसमें जो है मजीद हमने पीछे ग्राफ के अंदर देखा था कि वो मजीद डिवाइडेड है। तो हम यहाँ पर सीरियलाइजेबल को देखते हैं सबसे पहले, जो कि टाइप है नॉन सीरियलाइज स्केड्यूल। अब नॉन सीरियलाइज स्केड्यूल क्या है कि कोई, सॉरी सीरियलाइजेबल, वो नॉन सीरियल स्केड्यूल, नॉन सीरियल किसको कहते हैं कि ट्रांजैक्शन दूसरे ट्रांजैक्शन की कंप्लीट होने का वेट ना करे, कंप्लीट होने का वेट ना करे, बल्कि वो भी स्टार्ट कर दे अपनी ट्रांजैक्शन। तो वहाँ पे वो नॉन सीरियल स्केड्यूल को हम सीरियलाइज स्केड्यूल कहेंगे जब वो इक्वल हो सीरियल स्केड्यूल्स, सीरियल स्केड्यूल जो कि हमने पहले देखा। अब इसका मतलब क्या है, नॉन सीरियलाइज सीरियल स्केड्यूल वो है जिसके अंदर हम यही बात कर रहे हैं कि कोई ट्रांजैक्शन दूसरी ट्रांजैक्शन का वेट नहीं करेगी। मीन्स एक ट्रांजैक्शन चल रही थी, बीच में ही थी, और वहाँ पर दूसरी ट्रांजैक्शन चल गई। अब उस चीज़ को हमने देखना है, वेरीफाई करना है कि जो नॉन सीरियल स्केड्यूल है, हमें, हम इस बात से श्योर हैं कि जो सीरियल स्केड्यूल है वो कंसिस्टेंट ही होती है, ठीक है, उसमें इनकंसिस्टेंसी नहीं आने वाली। मगर नॉन सीरियल में पॉसिबिलिटी दोनों की है, इनकंसिस्टेंट हो सकती है, कंसिस्टेंट हो सकती है। अब ये बात कौन इंश्योर करेगा कि जो हम नॉन सीरियल स्केड्यूल को देख रहे हैं वो उसमें जो ट्रांजैक्शन है वो अगर रन होंगी तो कहीं पर डेटा इनकंसिस्टेंट तो नहीं हो जाएगी। तो उस चीज़ को आपने इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे, उसी नॉन सीरियल स्केड्यूल को आप उठाएंगे और उसके आप कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सीरियल स्केड्यूल के अंदर, उसके इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल बना देंगे। सही है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता है कि सीरियल स्केड्यूल जो है वो कंसिस्टेंट होता है। तो जब आपका नॉन सीरियल स्केड्यूल जो है वो सीरियलाइजेबल तब स्केड्यूल कहलाएगा जब आप उसके इक्विवेलेंट सीरियल स्केड्यूल बना लो। ठीक है। अब अब वहाँ पे क्या है, फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, उस स्केड्यूल के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सके। जैसे लास्ट हमने एग्जांपल देखा जिसके अंदर दो ट्रांजेक्शन थी स्केड्यूल वन में, तो दूसरी ट्रांजेक्शन दूसरे स्केड्यूल के अंदर भी दो ट्रांजेक्शन थी, मगर ऑर्डर अलग था, पहले T1 और फिर T2 चल रही थी। दूसरे वाले हमारे स्केड्यूल 2 के अंदर T2 पहले और T1 बाद में चल रहा है। यहाँ पर हम नॉन सीरियलाइज को अगर सीरियलाइज के इक्विवेलेंट ला सकते हैं, मीन्स इक्विवेलेंट सीरियल, इसके सीरियल नॉन सीरियल को हमने सीरियल स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया, इट मीन्स के वो हमारा स्केड्यूल जो है
उस स्केड्यूल के तहत हम ट्रांजैक्शंस को अगर हम एग्जीक्यूट कर दें तो कहीं पे भी इनकंसिस्टेंसी नहीं आने वाली। A serializable schedule is one that always leaves the database in consistent state। जब आपने serializable वो schedule, अब ये नॉन सीरियल स्केड्यूल जिसको आप इक्विवेलेंट उसका सीरियल स्केड्यूल बना सकते हो तो वही कहलाएगा सीरियलाइजेबल। और सीरियलाइजेबल जो है वही है, क्या कहता है स्केड्यूल में, वो अगर सीरियलाइजेबल स्केड्यूल है तो इट मीन्स के डेटाबेस जो इन सॉरी कंसिस्टेंट स्टेट में रहेगा। तो अब मजीद जो है सीरियलाइजेबल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और व्यू सीरियलाइजेबल में जो है मजीद डिवाइडेड है। और इसी तरीके से हमारे पास नॉन सीरियलाइजेबल है जो कि मजीद डिवाइड किया गया है रिकवरेबल में और नॉन रिकवरेबल में। अब देखें सीरियलाइजेबल जो है जो कि हम जिसको इक्विवेलेंट सीरियल एक्सकेड्यूल निकाल सकते, और नॉन सीरियलाइजेबल वो है जिसका हम स्केड्यूल नहीं निकाल सकेंगे। तो मजीद हम इनकी जो है टाइप्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले सीरियलाइजेबल के अंदर हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अब कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल क्या कहता है, स्केड्यूल इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल इफ इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड into a serial schedule by swapping non-conflicting operations to। अब देखें यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप समझिएगा कि अब ये क्या कहना चाह रहा है। लेट सपोज हमारे पास स्केड्यूल ये है, ठीक है, बिफोर स्वैपिंग आप देख लें। अब ये कहना ये चाह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल उसको कहते हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो सके इन सीरियल स्केड्यूल। हम कोशिश करेंगे जितनी चीज़ें हैं हम उन नॉन सीरियल जो हमारे पास स्केड्यूल है उनको सीरियल स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सीरियल से हमें ही पता चल सकता है, अदरवाइज हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो बेसिकली जब रन होगा स्केड्यूल उसके अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन वो रन होंगी तो कहीं पे वो कंसिस्टेंसी अचीव करेंगी या इनकंसिस्टेंसी आ सकती है। तो फिर उसके लिए हम यही चीज़ कर रहे होते हैं कि इन नॉन सीरियलाइज जो चीज़ें हैं, सॉरी नॉन सीरियल को हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं किसके अंदर, सीरियल के अंदर। तो यहाँ पे जैसे प्रीवियस में भी हमने जो है सीरियलाइजेबल को देखा, तो मजीद हम सीरियलाइजेबल में टाइप्स को देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वो कहलाता है जो स्केड्यूल को हम सीरियल स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें बाय स्वैपिंग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस। अब नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन से क्या मुराद है, अब देखें यहाँ पे ये क्या है, ऑपरेशंस हैं, रीड ए राइट बी, सॉरी राइट ए ट्रांजेक्शन ए से वो चला, आपकी सीपीयू ने इन दोनों को चलाया, फिर यहाँ पे उसको सस्पेंड कर दिया और यहाँ ये कहते हैं उस चीज़ को फिलहाल के लिए रोक दिया। ट्रांजेक्शन 2 को फिर उसने जो है शुरू कर दिया, उसकी 2 ऑपरेशन चलाए, फिर ट्रांजेक्शन 1 पे गया, फिर उस चीज़ को चलाया, फिर ट्रांजेक्शन। अब इस स्केड्यूल को हमने देखना है कि ये कंसिस्टेंट होगा नहीं होगा। तो कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल ये कहता है कि वो ऑपरेशन जो कि कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें जब हम उनको स्वैप करें, ट्रांजैक्शन 1 की ऑपरेशन को ट्रांजैक्शन 2 के साथ या ट्रांजैक्शन 2 को 1 के साथ, ट्रांजैक्शन 1 के साथ। अब किस तरीके से, अब स्वैपिंग यहाँ पे अप्लाई हुई है, देखें यहाँ पर रीड ए वही है, रीड राइट ए वही है, बस फर्क ये है कि T2 को चलना था, मगर अब यहाँ पे उसने क्या किया कि T2 की रीड ए और राइट ए को उसने नहीं चलाया, क्या कर दिया, स्वैप कर दिया। जहाँ पे ये चीज़ें चलनी थी वहाँ पे रीड ट्रांजेक्शन 1 की चीज़ें जो है वो रख दी और उनको आपस में स्वैप कर दिया। जब जहाँ ट्रांजेक्शन 1 के जो बाकी 2 ऑपरेशन चलने थे वो वाले ट्रांजेक्शन 2 में बाद में चले। तो अब यहाँ से देखें कि ये चीज़ ट्रांजेक्शन 1 रीड ए कर रहा है और राइट ए कर रहा है, ठीक है। अभी ट्रांजेक्शन 1 चली और फिर ये T2 ने जो है यहाँ पे अपना काम दिखाया, जो कि क्या कर रहा था, रीड ए कर रहा था और राइट ए कर रहा था। अब अगर उसने स्वैप कर दी चीज़ें इसको इसके साथ, तो क्या हुआ कि हमारा रीड बी पहले चलेगा। ट्रांजेक्शन 1 जो है उसको हमने सीरियल देखें स्वैपिंग करी, जिसमें हमने रीड ए को स्वैप कर दिया रीड बी के साथ और राइट ए को राइट बी के साथ स्वैप कर दिया, तो वो वैल्यूज वहाँ चली गई, वो वैल्यूज वहाँ चली गई। तो अब यहाँ से
कोई कॉन्फ्लिक्ट अगर आपको नजर आ सके, देखें ए रीड करा फिर राइट कर दिया ए, फिर रीड करा ट्रांजैक्शन वन ने, बी रीड करना था और बी राइट करना था, तो उसने क्या किया, अपनी रीड कर दी चीजें ए और राइट कर दी चीज बी, ठीक है। तो आपके ट्रांजैक्शन वन यहाँ पे हो गई, और यहाँ पे ट्रांजैक्शन जो है टू जब चली, वो जब ट्रांजैक्शन वन जो है उसने ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, तो फिर उसके बाद ट्रांजैक्शन, अब हमने क्या किया, सीरियल स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट कर दिया इसको। तो अब यहाँ पे फिर देखा जाएगा, देखें अगर कन्वर्ट हो गया है, तब देखें कि ट्रांजैक्शन वन ने रीड किया फिर राइट कर दिया, और रीड बी किया और रीड राइट कर दिया, ट्रांजैक्शन वो कंप्लीट हो गई, मीन्स उसने अपनी अपडेट जो है वो डेटाबेस में अंदर छोड़ रख दी होंगी, ठीक है। अब वो इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट से निकल आया होगा। T2 जो है यहाँ पे चला तो रीड ए किया, अब रीड ए कहीं मेन मेमोरी या कहीं से नहीं ला रहा है, अब इनकंसिस्टेंट स्टेटमेंट T1 नहीं है जो अभी आपको डेटा इनकंसिस्टेंट मिलेगा। अब यहाँ पे उसने बिल्कुल सही डेटा डेटाबेस में रीड किया फिर राइट कर दिया फिर रीड किया फिर कर दिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली यहाँ पर स्वैपिंग से ये यही कह रहा है कि वो वाले कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस जो कि देखें उनको स्वैप करना है जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट देखें, ये कह रहा है टू ऑपरेशन आर सेड टू बी कॉन्फ्लिक्ट, अगर दो ऑपरेशन ट्रांजेक्शन वन ट्रांजेक्शन टू में कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकते हैं जो कि इन चीज़ों को सेटिस्फाई करें। एक बात तो वो दो अलग ट्रांजेक्शन से बिलोंग करें, अब ये लेट्स सपोज T1 है T2 है, उससे बिलोंग करें, दे ऑपरेट ऑन द सेम डेटा पे ऑपरेट करना। लेट सपोज एक जो है ट्रांजेक्शन वन भी ए डेटा को रीड और राइट करता है, तो ट्रांजेक्शन बी भी ए को रीड और राइट करता है। एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, उन ऑपरेशन में से एक जो है राइट होना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस की जो कंडीशंस है वो उसने सेटिस्फाई कर दी। तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल वो कहलाता है वो स्केड्यूल जो कि आपका, जिसको आप सीरियल स्केड्यूल के अंदर कन्वर्ट करें और वहाँ पर जो आपकी स्वैप कर रहे हो ऑपरेशंस, मींस ये वाले जो ऑपरेशन आप स्वैप कर रहे हो वो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हो। ऐसा नहीं हो कि आपने एक चीज़ जो है लेट सपोज यहाँ पे उन्होंने कोई चीज़ अपडेट कर दी ट्रांजैक्शन वन के अंदर, अभी वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हुई है, कहीं पे भी फेल हो सकती है, और आपकी ट्रांजैक्शन टू जो है उस डेटा को रीड कर रही है, ठीक है। आपकी ट्रांजैक्शन टू उस डेटा को रीड कर रही है, तो वहाँ पे फिर मसला आ सकता है कि डेटा का इनकन्सिस्टेंस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली इस तरीके से स्वैपिंग को जो है नॉन कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन को आप स्वैप करवाएं, और फिर आप उसको ट्रांसफॉर्म कर दें और फिर वो सक्सेसफुल ट्रांसफॉर्म हो जाए सीरियल स्केड्यूल के अंदर, तो वो कहलाता है हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देख लें कि यहाँ पर बेसिकली जब हम स्वैपिंग कर रहे थे तो यहाँ पर नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस ये कैसे हैं कि वो एक सेम डेटा पे ऑपरेट नहीं कर रहे। देखें रीड ए को हमने रीड बी के साथ स्वैप करके यहाँ पे रख दिया था, और राइट ए को हमने राइट बी के साथ। अब यहाँ पर ये ए डेटा कुछ और है और यहाँ पे बी डेटा कुछ और है, तो ये दोनों ये ट्रांजेक्शन के ये जो ऑपरेशन है ये दोनों अलग अलग डेटा पे ऑपरेट करते हैं। अगर यहाँ पर सपोज यहाँ पे ई रेड राइट ए होता ये है, और यहाँ पे रीड ए और राइट बी होता, तो फिर यहाँ पे मसला था कि आप यहाँ पर सेम डेटा पे ये भी ऑपरेशन हो रहे हैं ये भी ऑपरेशन हो रहे हैं, अब ट्रांजैक्शन के कौन सी पार्ट्स को चलना चाहिए, यहाँ पे वो बेसिकली जिस तरीके से इस कंडीशन को भी वो सेटिस्फाई करें, दे ऑपरेट ऑन द सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें से राइट एक जो है वो ऑपरेशन है, और दोनों ऑपरेशन जो है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, डिफरेंट ट्रांजेक्शन से। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर बेसिकली ये सेम डेटा पे ऑपरेट कर रहे हैं और राइट भी हो, देखें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन है बिल्कुल हैं, और दोनों जो है क्या है
एट लीस्ट वन ऑफ देम इज अ राइट ऑपरेशन, इनमें से कोई एक राइट ऑपरेशन हो, T2 में से या T1 में से। आप देखें T1 में दोनों में राइट ऑपरेशन है, तीसरी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इट मीन्स कि ये जो ऑपरेशन है वो स्वैप करते हुए कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है, तो अलग डेटा है। मगर अगर तीसरी भी कंडीशन अगर ट्रू हो जाती तो फिर हमारे लिए यहाँ पे मसला था। आगे चलते हैं, हमारे पास दूसरा है व्यू सीरियलाइजेबल। अब व्यू सीरियलाइजेबल क्या है कि वो हम ये कह सकते हैं, देखें जो कॉन्फ्लिक्ट हमने पीछे देखा, कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल, वो खुद व्यू सीरियलाइजेबल भी होता है, मगर उसके अंदर अगर कोई ब्लाइंड राइट जब तक नहीं हो, अगर उसके अंदर लेट सपोज हम ये कहें कि व्यू सीरियलाइजेबल जो है कॉन्फ्लिक्ट से स्केड्यूल खुद भी व्यू सीरियलाइजेबल है जब तक उसके अंदर कोई ब्लाइंड राइट नहीं है। ब्लाइंड राइट क्या करता है कि विदाउट रीडिंग डेटा फ्रॉम डेटाबेस और वो राइट कर दे, मतलब उसने देखा ही नहीं क्या लिखा हुआ है क्या है, लेट्स सपोज अमाउंट $500 था, उसने उसको नहीं देखा, उसने सीधा जाके राइट कर दिया, तो ये ब्लाइंड राइट कहलाता है। तो ये कहता है कि कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल खुद भी व्यू सीरियलाइजेबल है, मगर अगर उसके अंदर उस सीरियलाइजेबिलिटी के अंदर अगर कोई ब्लाइंड राइट रह गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल नहीं होगा, ठीक है। तो देन द व्यू serializable डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट serializable। तो अब इसको हम मजीद एग्जांपल के अंदर देख लेते हैं, यहाँ पे डायग्राम के अंदर इनकंसिस्टेंट हमारे पास स्केड्यूल आते हैं जो कि क्या करेंगे, उस स्केड्यूल्स को चलाएंगे तो वो हमारे पास इनकंसिस्टेंट लाएंगे। मजीद फिर हमारे पास उनमें से कुछ जो होते हैं कंसिस्टेंट हमारे पास स्केड्यूल हैं जो कि हमारे पास जो रन होंगे उस स्केड्यूल को चलाएंगे तो वो क्या करेंगे, हमारे पास ट्रांजैक्शन जो होंगी वो कंसिस्टेंसी लाएंगी, ना कि इनकंसिस्टेंसी। और फिर मजीद कंसिस्टेंट में हम क्या करें, व्यू स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल को देख रहे होते हैं। अब क्या है कि कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल क्या कर रहा होता है, जैसे हमने कहा कि वो वाला जिसको हम स्वैप करें उनके ऑपरेशंस की वैल्यू, तो वो कोई सीरियलाइजेबल कहलाएंगे जब वो सीरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब क्या है, व्यू स्केड्यूल जो है वो सीरियलाइज सॉरी कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल जो है वो खुद से व्यू स्केड्यूल होगा, तब तक होगा जब तक वो जो है उसके अंदर राइट ब्लाइंड राइट नहीं है। अगर के वो देखें ब्लाइंड राइट अगर आ गया तो इट मीन्स कि वो रीड नहीं करता, वो डायरेक्टली वो राइट कर रहा होता है। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट हमने चीज़ें देखनी है कि अगर व्यू स्केड्यूल जो है वो ब्लाइंड राइट नहीं है तो वो कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल होगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट स्केड्यूल हुआ तो हमारी बात ही वहाँ पे ख़त्म हो गई, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अगर हमारे पास स्वैपिंग से वो चीज़ सीरियल के अंदर कन्वर्ट हो गई तो हम वहाँ से कंसिस्टेंसी और चीज़ें मालूम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखें कॉन्करेंट स्केड्यूल इक्वल टू स्केड्यूल वन, हमने स्केड्यूल वन को डिस्कस किया था सबसे पहले, और वहाँ पे आपने देखा था ट्रांजेक्शन वन चल रही थी, फिर ट्रांजेक्शन टू चली, जब तक ट्रांजेक्शन वन कंप्लीट नहीं हुई ट्रांजेक्शन टू ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की। यहाँ पे ट्रांजेक्शन वन कॉन्करेंटली हम उस स्केड्यूल को चला रहे हैं वन को, तो उसको स्केड्यूल थ्री हमने कह दिया कि सपोज ट्रांजेक्शन वन ट्रांजेक्शन टू दोनों साइमल्टेनियसली चली, उसमें क्या हुआ, ट्रांजेक्शन वन का सम पार्ट चला, फिर ट्रांजेक्शन टू का चला, ट्रांजेक्शन वन पे ट्रांजेक्शन टू के वो, तो इस तरीके से उसने इस चीज़ को तोड़ दिया। तो ये कॉन्करेंट स्केड्यूल बेसिकली है। अब नॉट ऑल concurrent schedule एग्जीक्यूशन रिजल्ट इन अ करेक्ट स्टेट, बिल्कुल सही बात है। जब आप कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कर रहे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो अपने करेक्ट स्टेट में हो, या जो उसकी एग्जीक्यूशन की रिजल्ट है वो करेक्ट स्टेट में हो, मीन्स कंसिस्टेंट हो, ज़रूरी नहीं है। और दूसरा, इफ़ कंट्रोल ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन इज लेफ्ट इंटायरली टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर आप पूरा एग्जीक्यूशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हवाले कर देते हो तो चांसेस हैं, बहुत सारा ज़्यादा चांसेस हैं कि वो डेटाबेस को इनकंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ दे। अगर if the job of the database system to ensure that any schedule that is executed will leave the database in a
कंसिस्टेंट स्टेट, ये जो है क्या है, डेटाबेस सिस्टम की जॉब है कि वो उसने इंश्योर करना है कि डेटाबेस कंसिस्टेंट स्टेट में है जब वो बेसिकली चीज़ें चल रही हैं, ट्रांजेक्शन चल रही हैं या नहीं, या उसके काम है। द कंटेंट कंट्रोल कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम कैरीज आउट दिस टास्क। अब यहाँ पर डेटाबेस के अंदर ये हमारे पास कंपोनेंट है डेटाबेस सिस्टम का, कॉन्करेंसी कंट्रोल, जो कि बेसिकली इंश्योर कर रहा होता है कि चीज़ें बिल्कुल सही जा रही हैं कि नहीं जा रही। अब यहाँ पर आप देखें ट्रांजेक्शन वन जो है उसने रीड किया और सब्ट्रैक्ट करके ए जो है वो वहाँ पे अपने पास रख दिया। अब उस टाइम पे फिर क्या हुआ, ये फिलहाल के लिए सस्पेंड हो गया, T2 चला, T2 ने रीड ए किया, चाहे सपोज उसने डेटाबेस से ही किया है, और फिर टेम्पररी उसने वहाँ पे ऑपरेशन किया और ये टेम्पररी माइनस करके राइट कर दी, डेटाबेस के अंदर उसने राइट कर दिया और उसने रीड किया बी की वैल्यू को। अब क्या है, यहाँ पे इसने ऑपरेशन करा, इसकी जो है वो उसने राइट कर दिया। अब देखें यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो डेटा नहीं अब जो है वहाँ पे अपडेट हो चुकी है। ये आया, इसने अपनी राइट नहीं करी थी, इसने अब जाके राइट करी। अब जब राइट करी तो इसकी जो चेंजेस थी वो तो गई नहीं, ठीक है, और उसने रीड बी कर लिया और फिर बी में जो है उसने मजीद प्लस कर दिए, और प्लस करने के बाद इसने राइट कर दिया बी, और यहाँ पे रीड इसने जो किया था वो उसको पता ही नहीं, और यहाँ पे उसने राइट भी कर लिया, नई अपडेट हो गई और उसने पुरानी अपने पास रखी, कमिट किया, कमिट करने के बाद इसने वो पुरानी वाली बी में जाके टाइम वैल्यू ऐड करी और फिर राइट कर दिया बी, ए का पता नहीं और बी का भी आगे पीछे सारी डेटा हो गई। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आपकी कॉन्करेंसी अचीव करते हुए आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है इनकंसिस्टेंसी की। अब यहाँ पर है हमारे पास नॉन सीरियलाइजेबल, सीरियलाइजेबल को हमने देख लिया। नॉन सीरियलाइजेबल के अंदर देखें जो है हमारे पास है एक रिकवरेबल स्केड्यूल। अब स्केड्यूल वो स्केड्यूल in which transaction commit only after all transactions whose changes they read commit are called recoverable schedule। अब देखें ये वो कह रहा है कि अगर ट्रांजेक्शन वन हमारे पास है और ट्रांजेक्शन टू हमारे पास है, ट्रांजेक्शन वन की जो चीज़ें हैं कि डेटा जो है वो ट्रांजेक्शन टू यूज़ कर रही है, सपोज यहाँ पर रीड कर रही है और राइट कर रही है, ट्रांजेक्शन वन ने रीड करके राइट कर लिया और T2 जो है वो उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन वन की अपडेटेड चीज़ें जो है वो उसने भी T2 ने भी राइट करी और रीड करी यहाँ पे लेट सपोज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि T2 हमारे पास जो है वो बेसिकली एक किस्म का डिपेंडेंट है। अब चीज़ें इसने जो राइट करी हैं फिर बाद में जो है इसने राइट करी रीड करी, तो यहाँ पर सबसे पहले जिस पे डिपेंडेंट डिपेंड कर रहा होगा उस ट्रांजेक्शन को पहले कमिट होने दें, फिर ट्रांजेक्शन टू जो है वो कमिट होगी। ठीक है, जो जो रीड कर रही है, ट्रांजेक्शन रीड कर रही है ए की वैल्यू को जो कि इसने भी राइट करी थी, यहाँ यहाँ पर जो है बेसिकली वो क्या कर रहा है, कमिट वो बाद में हो रहा है, सबसे पहले T1 जो है कमिट हो रहा है। तो ये कहलाती है रिकवरेबल स्केड्यूल। उसके बाद हमारे पास आता है दोस्त, अब रिकवरेबल स्केड्यूल जो है उसमें मजीद टाइप्स हैं जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं। नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल में अंदर जो है ये आप देख लें, अब T7 जो है वो डिपेंडेंट है T6 पे, क्योंकि रीड कर रहा है, यहाँ पे राइट कर रहा है, यहाँ पे रीड कर रहा है उसकी वैल्यू जो उसने राइट करी और कमेंट करा। अब यहाँ पे जरा देखें आप कि लेट सपोज इसने रीड करी, इसने राइट कर दी T6 ने, अभी T6 ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुई, T7 का बारी आ गई, उसने क्या किया, रीड ए कर लिया उसकी राइट की हुई वैल्यू, और अभी देखें ट्रांजेक्शन चल रही है इनकंसिस्टेंट स्टेट में और इसने रीड करके कमिट भी कर लिया 77 ट्रांजेक्शन में। अब बात ये आ गई कि इस ये T6 अनफॉर्चुनेटली किसी फेलियर की वजह से फेल हो गई और वो कंप्लीट नहीं हो सकी, तो ये वो वाली स्केड्यूल है जो कि रिकवरेबल नहीं है। रिकवरेबल नहीं है मींस वो वापस रिकवर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी कहलाएगी नॉन रिकवरेबल स्केड्यूल। अब अगर हम रिकवरेबल के मजीद टाइप्स को देखें तो रिकवरेबल में कैस्केडिंग अबाउट भी आता है, जिसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांजेक्शन है उसके वो जो है ऑपरेशन हैं, ट्रांजेक्शन टू है, ट्रांजेक्शन थ्री है। अब ये चीज़ें चल रही थी स्केड्यूल के अंदर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आ गई, फेल हो गया। ठीक है, तो अब इसमें कैस्केडिंग अबाउट ये कहता है कि जितनी भी चीज़ें T3 T2 पे डिपेंडेंट है, T2 T1 पे डिपेंडेंट है,
अब वो चीज़ें उसकी रीड कर रहा था, जो T1 ने राइट करी थी, T2 जो है उसने जो राइट करी है वो T3 उसका रीड कर रहा है। तो अगर कहीं पे भी फेल हो गया तो सब ने अबॉर्ट कर देना है, अनडू सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो जिस तरीके से अबॉर्ट कर दिया, अबॉर्ट कर दिया और अबॉर्ट कर दिया, तो ये कैस्केडिंग अबॉर्ट कहलाता है, ठीक है। जो भी डिपेंडेंट है वो अबॉर्ट करते जाएंगे कहीं फेलियर आ गया तो। उसके बाद हमारे पास है कैस्केड लेस स्केड्यूल। अब जो है कैस्केड लेस स्केड्यूल ये कहलाता है कि कोई डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन जो है उसका ऑपरेशन कोई चीज़ रीड करना चाह रहा है, ट्रांजेक्शन वन की जो है राइट करी हुई चीज़ें, तो वो तब तक रीड नहीं करेगा जब तक ट्रांजेक्शन वन जो है वो कमिट ना कर दे, ठीक है। वो कमिट हो जाएंगी तो फिर ट्रांजेक्शन टू को जो है वो यूज़ करेगा। तो ये स्केड्यूल यही कहता है कि ट्रांजेक्शन वन जब तक कमिट नहीं करती तो T2 रीड नहीं करेगा जब तक वो कमिट कर दे। उसके बाद जो है हमारे पास है स्ट्रिक्ट स्केड्यूल। अब स्ट्रिक्ट स्केड्यूल में क्या कहता है कि T1 और T2 हमारे पास, T1 ट्रांजेक्शन पे डिपेंड कर रहा है T2, और T2 ट्रांजेक्शन जो है वो T1 पे डिपेंड कर रही है, तो वो तब तक रीड या राइट नहीं करेगी। वहां पे सिर्फ रीड था, पीछे वाले में हमने सिर्फ रीड देखा, यहाँ पर बेसिकली कह रहा है रीड और राइट तब तक नहीं करेगा जब तक ट्रांजेक्शन वन जो है वो अपनी कमिट कर दे, फिर ट्रांजेक्शन टू जो उस पर डिपेंडेंट है तो वो चीज़ें फिर ही राइट यहाँ रीड करेगा अगर सेम डेटा पे आप काम कर रहे हो। तो ये बेसिकली स्ट्रिक्ट स्केड्यूल है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली हमने डिस्कस करी हैं जो कि इन चीज़ों से रिलेटेड है, स्केड्यूल से, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड के ट्रांजेक्शन पे कहाँ पर कौन सी ट्रांजेक्शन चलनी चाहिए, कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी को किस तरीके से बेसिकली हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये सारा उसके बारे में था। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।